हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमें मॉडल पेपर नंबर 5 जैसे आपसे वादा किए थे कि हम 7 मॉडल पेपर कराएंगे और इसी 7 मॉडल पेपर्स में आपका 70 नंबर दिलाएंगे, ये गारंटी है। यही पेपर में से आएगा, तो जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और वीडियो को कर दीजिए शेयर सभी अपने प्यारे मित्रों के पास, क्योंकि सबका भला होना चाहिए, है ना भाई। तो जल्दी जल्दी, और जो नए बच्चे आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे फिर से बता दे रहे हैं, ये मॉडल पेपर है 5वां, और 5वें मॉडल पेपर में एक बात ध्यान से आपको सुनना है। अब हमें टोटल करना है 7 मॉडल पेपर, और सभी विद्यार्थी एक बात समझ लो, इसी 7 मॉडल पेपर पे कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलने वाला है, 100% मिलेगा। इसी 7 मॉडल पेपर से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन आएगा, एक भी बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। मॉडल पेपर नंबर 5वां हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन फटाफट लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर भी आराम से लिख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला, अब आपको सबको पता है 4 नंबर का जो होता है वो बहुविकल्पी होता है, और इस बहुविकल्पी को करने के लिए आपको समय नहीं गंवाना है। हाँ भाई, क्योंकि समय गंवा दोगे ना तब तो लॉन्ग क्वेश्चन जो था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो आपको समय नहीं गंवाना है, फटाफट जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? देखो क्वेश्चन देखो और जल्दी से सभी लोग जवाब दो। कौन बच्चा जवाब देने वाला है जल्दी जल्दी बता दे। अंड समुच्चय यानी एग ऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। कौन सहायक है, कौन सहायता करता है? तो देखो, अंड नहीं हो सकता पहला ऑप्शन। दूसरा, अंड व सहायक कोश का, अंड व प्रतियुक्त कोश का, सहायक कोशा व प्रतिमुखी। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरा इसलिए क्योंकि अब ये देखो, अंड समुच्चय, जब हम भ्रूण कोश देखते हैं, उसकी संरचना देखते हैं, तो अंड समुच्चय में बीच में अंड कोशिका होती है, अगल बगल जो होती है सहायक कोशिका होती है ना। यस, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, साल्विया में परागण होता है। कैसे होता है साल्विया में परागण, कैसे होता है? हजारों बार बताएं। अंजीर के पौधे और साल्विया ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये अंजीर और साल्विया बार याद कर लेंगे। तो साल्विया में परागण होता है, किसके द्वारा होता है? तो आप बताएंगे कीट परागण होता है। एकदम अपने माइंड में फीड कर लेना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। मानव में संतान का निर्धारण कैसे होता है? मानव में संतान का निर्धारण का तात्पर्य है कि मानव 2 है, मनुष्य द्विरूपी है ना भाई। द्विरूपी का मतलब होता है डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल है। तो कहता है मानव में संतान का लिंग निर्धारण मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये लिंग निर्धारण है क्या, इस बात को समझिए। तो मानव में लिंग निर्धारण का तात्पर्य ये है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में बच्चों की कहता है कि मनुष्य में लड़का और लड़की का जन्म कैसे होता है। तो पहले लोगों को मानना था कि अल्लाह गाड भगवान दे देता है, भैया लड़की बनाओ चाहे लड़का बनाओ, उनका प्रसाद है। लेकिन साइंस कहती नहीं भाई, प्रसाद में क्रोमोसोम जो होता है उसके आधार पर होता है। एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और एक्स और वाई क्रोमोसोम में पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड होता है। अगर मानव में लिंग निर्धारण की बात करेंगे तो पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे आप पिता के क्रोमोसोम की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन आपके पास। माता के गुणसूत्र, एकदम गलत बात। अंडाणु के माप के आधार पर नहीं, शुक्राणु के माप के आधार पर नहीं, पिता के गुणसूत्र पर। पिता के गुणसूत्र क्यों? क्योंकि देखो, जो स्पर्म होता है या तो वो एक्स वाला क्रोमोसोम लेगा या तो वाई वाला। ठीक है, अगर वाई वाला क्रोमोसोम जाके फ्यूज करेगा अंडाणु से तो लड़का होगा, अगर एक्स वाला जाके फ्यूज करेगा तो लड़की होगा ना। तो इस तरह कह सकते हैं मानव में लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड है, तो कहेंगे पिता पर है। अच्छा बच्चों, इस पर 3 क्वेश्चन और बनता है। 3 क्वेश्चन कौन कौन सा सर?
एक मानव में लिंग निर्धारण है, एक पक्षियों में लिंग निर्धारण है, एक जो है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तीनों को आपको पढ़ लेना है, बस 3 में से एक जरूर आएगा, ठीक है। और कई मैं मॉडल पेपर भी उनको सॉल्व भी कराया हूँ। अगला क्वेश्चन चलते हैं, घ नंबर पहले का घ। फिर कहता है विडाल टेस्ट संबंधित है। फटाफट बताओ विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए टाइफाइड से संबंधित है। ये बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, सभी लोग ध्यान से करना है। अगर आपको बायो में टॉपर बनना है, टॉपर की बात बता रहा हूँ, ठीक है, टॉपर यानी 97-98 नंबर लाना है, तो पूरा 7 मॉडल पेपर आप सॉल्व करके जाओ। आप चित्र पूरा अच्छे से बनाना। चित्र बनाने के लिए आपको मैंने कहा कि कलर पेंसिल का इस्तेमाल करना, अच्छे सुंदर बनाना, उसके नीचे नाम जरूर लिख देना, पूरा नंबर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी एक नंबर का ही होता है। तो फटाफट देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दीजिए। बायोटेक्नोलॉजी की मतलब जो है कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता परिभाषा। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है सभी लोग जानते हैं बच्चों, मैं 1000 बार बता चुका हूँ। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तो कहेंगे यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें पौधे, सूक्ष्मजीव, जंतु के जीनों का अदला बदली करके नए लक्षण वाले जीव बनाते हैं या सूक्ष्म जीवों के द्वारा रासायनिक पदार्थ, एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। तो इस तकनीकी को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। कई बार बताएं, बहुत सिंपल परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है तप्त स्थल क्या है? भारतीय तप्त स्थल कितना है? तप्त स्थल का मतलब होता है बेटा हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट, ठीक है। हॉट स्पॉट, हॉट माने होता है गर्म ना, गर्म स्थल या तप्त स्थल, बात एक ही। तो हॉट स्पॉट कहीं मोबाइल वाला न सोचिए। हॉट स्पॉट क्या है? तो कहता है कि पृथ्वी का ऐसा भाग, पूरे पृथ्वी पे आपको भ्रमण करना है पहले, पृथ्वी का ऐसा भाग, ध्यान से सुनो, पृथ्वी का ऐसा भाग जहाँ पे जैव संपदा बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, और वहाँ पे कुछ ऐसे अब बहुत ज़्यादा होती है। देखिए ध्यान सुने, पृथ्वी का ऐसा भाग जहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक होती है, और वहाँ पे कुछ ऐसे जीव जातियाँ, पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अन्य स्थान पर बहुत कम पाए जाते हैं, अन्य प्लेस पर या अन्य स्थान पे बहुत कम पाए जाते हैं। तो उनकी संरक्षण हेतु हॉट स्पॉट निर्धारित किया गया, ठीक है। उनके संरक्षण हेतु हॉट स्पॉट निर्धारित किया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत वहाँ पे जो जीव जाती है ना, अन्य स्थान पे है ही नहीं है। अगर उसका हम संरक्षण नहीं करेंगे, कंजर्वेशन नहीं करेंगे, तो वो विलुप्त हो जाएंगी। तो इसलिए हॉट स्पॉट चुनना जरूरी होता है। भारत में कितने हैं भाई? पूरे विश्व में 34 है, याद करना, पूरे विश्व में 34 है, भारत में 3 है। समझ रहे हो बच्चों? भारत में 3 है, ठीक है। भारत में कितने? 3। तीनों का नाम भी मैं बता देता हूँ, कभी कभी पूछ सकता है। हिमालय का क्षेत्र है एक पश्चिमी घाट है, एक श्रीलंका का क्षेत्र है, ठीक है। हिमालय का क्षेत्र मतलब म्यांमार वाला, पश्चिमी घाट और श्रीलंकाई क्षेत्र, ऐसे 3 स्थान भारत में हैं हॉट स्पॉट के, और पूरे विश्व में 34 स्थान है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? असंग जनन क्या होता है? असंग जनन, इसे एपोमिक्स के नाम से जानते हैं, जैसे अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, असंग जनन, ये बहुत छोटे छोटे डिफिनीसन है, ठीक है, एकदम रियलिटी, एकदम छोटे छोटे डिफिनीसन है, आराम से कर पाओगे। असंग जनन क्या है, ठीक है, असंग जनन क्या है, इस बात पे ध्यान देना। एपोमिक्स के नाम से जानते हैं। तो कहता है असंग जनन एक ऐसी विधि है या ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना युग्मक निर्माण के एक नया पौधे का जन्म होता है या बीज का निर्माण होता है, उस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। तो कहते हैं असंग जनन किस में पाया जाता है? तो कहते हैं जैसे दूब घास, ठीक है,
इसका सिंपल एग्जांपल आपके पास रहेगा दूब घास। दूब घास में असंग जनन, बिना अर्धसूत्री, बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाए या नए पौधे का निर्माण हो जाए तो उसे असंग जनन के नाम से जानते हैं बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कह रहा है बीज प्रसुप्तावस्था क्या है। बीज प्रसुप्तावस्था का मतलब क्या है बच्चों? बीज प्रसुप्तावस्था का मतलब क्या है, इस बात को ध्यान दीजिए। बीज प्रसुप्तावस्था का मतलब ये है, बीज प्रसुप्तावस्था का मतलब ये है कि अनेक पौधे के बीज जो होते हैं अंकुरित होने से पहले कुछ समय के लिए कुछ ताप पर, प्रकाश पर जल की कमी करते हैं, ठीक है। तो उसी दशा को प्रसुप्ता अवस्था कहते हैं। फिर बाद में वो अंकुरित होता है। एग्जाम्पल आप समझिए। एग्जाम्पल कैसे? जैसे आप सोचो धान हम निकालें या गेहूं निकालें, तुरंत उसको प्लांट कर देंगे, यानी हम उसको बो देंगे, तो क्या उससे एक नया पौधा बनेगा? तो आप कहोगे नहीं सर, कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर उस बीज को कुछ समय के लिए कुछ ताप पर, प्रकाश पर उसके रख देते हैं, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, पानी की कमी हो जाती है, और फिर जब उसे बोते हैं तो उससे एक नन्हा सा पौधा अंकुरित हो जाता है। तो इसी अवस्था को कहते हैं बीज की प्रसुप्ता अवस्था। मतलब बीज का बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके बीज अंकुरित होने से पहले, ठीक है, जब पौधे से निकलते हैं तो कुछ समय के लिए कुछ ताप पर, प्रकाश पर जल की कमी कर लेते हैं, यानी रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, फिर जो कि बाद में क्या अंकुरित होते हैं। बहुत मस्त। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कीस्टोन प्रजाति क्या है बच्चों? कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति क्या है? आप सोचो नहीं, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र आप में है। तो कहता है वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। कीस्टोन जातियाँ क्या है, ठीक है। तो कहते हैं वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, यानी पर्यावरण को मतलब परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं, वो कीस्टोन प्रजाति कहते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी तरह समझें। कीस्टोन प्रजाति जो होती है परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह और खाद्य श्रृंखला और खनिज के चक्रण को प्रभावित करती हैं। तो ऐसे जातियों को कीस्टोन जातियां कहते हैं। अगर हम एक शब्द में बोले कि ऐसी जातियां जो पर्यावरण को चेंज करने की क्षमता रखती है, बदलने की क्षमता रखती है, इतनी पावरफुल प्रजातियां आ जाती हैं कि वहाँ की पर्यावरण को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हैं, उन्हें कीस्टोन प्रजाति कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत फॉरेस्ट है, बहुत सारे जंगल है, जो जहाँ पे बहुत सारे जंगल है वहाँ पे जितनी भी प्रजातियाँ जिनका बहुताय मात्रा में अधिक मात्रा में है, विशाल काल उनकी प्रजातियाँ अधिक हैं, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहभोजिता क्या होता है? जल्दी से बताओ, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, कई बार आया है, कई बार हमने इसको बताया। तो इसमें देखिए सहभोजिता क्या होता, उदाहरण से समझाइए। सहभोजिता, तो इसमें कहने कि ऐसी दो जातियों के बीच ऐसे पारस्परिक संबंध, दो जातियों के बीच ऐसे पारस्परिक संबंध जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है ना? यही तो है ना, यही तो है ना, सहभोजिता यही है। एकदम कंफर्म ना, सहभोजिता यही है जी, यही है। एक जाति को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हर बार आता है, आर्किड के पौधे का आम के पेड़ की शाखाओं पर उगना। आर्किड का जो पौधा है वो आम के पेड़ की शाखा पर उगता है। इसमें आम के जो पेड़ को कोई हानि नहीं होती, उसके ऊपर उग रहा है लेकिन आम के पेड़ को कोई हानि नहीं होती है और ना ही लाभ होता है। अब जबकि किसको फ़ायदा हो रहा? आर्किड के पौधे को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसको स्थान मिल रहा है उसको उगने के लिए वहाँ पे, तो इसको लाभ हो जाता है, जबकि आम के पौधे को ना लाभ होता है ना हानि होती है।
ठीक है। अब कहोगे पानी कैसे लेता जी, पानी तो वो पर्यावरण से अपना पानी भी ले लेता है कीट का पौधा। अच्छा एक और भैया, एक और है अमर बौर, तो वो अमर बेल के नाम से जानते हैं, वो दूसरा होता है, ठीक है, वो दूसरा, वो परजीविता दूसरे पर आश्रित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बायो रिएक्टर क्या है ना भाई, बायो रिएक्टर, ये बायोटेक्नोलॉजी का है। बायो रिएक्टर पर आते हैं। तो बायो रिएक्टर में क्या करते हैं, बायो रिएक्टर में एक बड़ा सा स्टील का बर्तन होता है, कई बार हमने इसकी बात बताई, जिसमें सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु व मानव की कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में उनका उपयोग करते हैं और उनसे एंजाइम में बदला जाता है, उनको मतलब एंजाइम में बदल दिया जाता है और तब उसे हम लोग बायो रिएक्टर कहते हैं। बायो रिएक्टर एक बर्तन है, उसमें पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव को ले करके उसमें एंजाइम वगैरह का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, अर्थात उसको बनवाते हैं। सिंपल है, ठीक है। चलो अब इसमें कभी कभी पूछता बायो रिएक्टर के लिए अनुकूलतम परिस्थिति क्या है, कई बार पूछा अनुकूलतम परिस्थिति क्या है। तो अनुकूलतम परिस्थिति के लिए बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा, अनुकूलतम परिस्थिति के लिए तापमान अनुकूल होना चाहिए, पीएच मान होना चाहिए, क्रियाधार होना चाहिए, लवण होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, ऑक्सीजन आदि, ये जो अनुकूलतम परिस्थिति होती है, ये 1-2 नंबर में भी पूछ लेता है भाई साहब। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। अब कहता है परजीवी जंतु क्या है, इसका उदाहरण बताओ। हर बच्चे को पता है परजीवी जंतु क्या है, ऐसा जंतु जिसमें बाहरी जीन को प्रवेश कराकर उसके अकॉर्डिंग उनको बनाया जाता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं, है ना। और परजीवी जंतु में आप रोजी गाय को जरूर याद रखना बच्चों, रोजी गाय, रोजी काऊ। अच्छा सर्वप्रथम परजीवी जंतु कौन बनाया गया था, चूहा याद रखना है आपको, चूहा वाला, और बहुत सारे बनाए गए, भेड़ बनाए गए, मछली बनाए गए, चूहा बनाए गए, और एक रोजी गाय याद है आपको, रोजी गाय की चर्चा हुई थी। रोजी गाय वो उसमें एक जीन को डाल करके मानव के स्त्री के दुग्ध की तरह उसको निर्माण करवाया गया था, तो उसे परजीवी जंतु कहते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आप याद करो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को याद करो। और ये 3 सिंड्रोम होगा यहाँ पे, 3, एक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आप तीनों को याद कर लीजिए, एक कन्फर्म आएगा, 100% एक आएगा। तो ये तीनों को आपको एक बार में याद कर लेना है बच्चों, याद हो जाएगा ना। देखो सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले में जान होती है, समझ रहे हैं ना। हौसला नहीं छोड़ना है आपको, 70 में 70 दिलाने का वादा है, लेकिन आप हो अभी समय है, आराम से पूरा का पूरा एकदम रटते जाओ, पूरा का पूरा, ठीक है। 7 मॉडल पेपर, जो भी बच्चा अगर नया हो वो लगातार में 7 मॉडल पेपर डाला हो, 7 मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर लो बाबू, बस हो गया तुम्हें, और कुछ नहीं करना। पे गाना गाते समय आराम से 12 बजे निकलना और जो है 2 बजे पहुंचना वहाँ पे, आराम से गाना गाते, जितना मन हुए उतना गाना गा करके सेंटर में पहुंचना, पूरा मॉडल पेपर कर लेना, पूरा क्वेश्चन आएगा। बायो वाले बच्चे में एक दिक्कत है, डायग्राम में आपको समय लग सकता है, तुम्हारा क्वेश्चन छूट सकता है, इसलिए पहले से मैं सतर्क कर रहा हूं कि 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को आप पहले से कर लें, उसमें समय कम लगाएं, आधे घंटे 20 मिनट में कर लो। दूसरी बात, ताका झांकी मत करें, इधर उधर ना देखें, किसी मैडम को ना देखें, किसी सर को ना देखें, किसी को देखना नहीं है आपको अपना काम करना है। 3 घंटा 15 मिनट वो आपका है और वो आपके भविष्य का है। वो 3 घंटा 15 मिनट का जो समय है वही तुम्हारे जीवन का निर्धारण करेगा कि आगे तुम क्या करने वाले हो। तो प्यारे बच्चों, आप 100 साल जियोगे, 200 साल जियोगे, यही मैं आशीर्वाद दूंगा, परंतु आपका 3 घंटा 15 मिनट ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट समय है, इसलिए इसको नहीं गंवाना है। चलो आगे चलते हैं। तो 3 इसमें क्वेश्चन आएगा। आप देखो डाउन सिंड्रोम जो होता है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम मैं तीनों बता देता हूँ। देखो डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में
एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसमें भी 47 क्रोमोसोम हो जाता है यानी डाउन सिंड्रोम में। लेकिन अगर क्लाइनफेल्टर की बात करें तो इसमें 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में एक बढ़ जाता है बेटा, 23वीं में, तब पर भी इसमें 47 होता है, बस 47 दोनों में है, ठीक है। मनुष्य में कितना होना चाहिए 46, तो 47 किस में हो रहा है, एक तो डाउन सिंड्रोम में, उसमें 21वीं में बढ़ रहा है, और क्लाइनफेल्टर में 23वीं में बढ़ रहा है। इतना सा नन्हे मुन्ने बच्चे, इतना सा आपको याद रखना है। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम में 45 होता है, 23वीं जोड़ी में एक कम हो जाता है, तो वो टर्नर सिंड्रोम है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रग्स क्या है, स्मैक कहाँ से प्राप्त होता है। ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स माने नशीला पदार्थ ना। कुछ पुष्पीय पौधों से ऐसे रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है जो मनुष्य के लिए ड्रग्स होता है, अर्थात नशीला पदार्थ होता है। वो मस्तिष्क में उपस्थित ब्रेन के कुछ रिसेप्टर द्वारा या हमारे शरीर के आहार नाल के रिसेप्टर द्वारा या अन्य अंगों के रिसेप्टर द्वारा बाइंड करके वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और हमारे शरीर को उसी तरह चलाता है, तो उसे हम लोग ड्रग्स कहते हैं। स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होता है बताओ। स्मैक का नाम होता है, स्मैक किसे कहते हैं, हेरोइन को कहते हैं बच्चों, हेरोइन या स्मैक, ठीक है। स्मैक कहाँ से प्राप्त होता है, दो क्वेश्चन है, चरस और स्मैक। तो स्मैक जो है अफीम से प्राप्त होता है, किससे, अफीम के पौधे से। मेरी बात ध्यान सुनना, स्मैक बच्चों अफीम के पौधे के लेटेक्स से बनाया जाता है, जबकि जो चरस होता है ना, चरस जो होता है वो भांग के पौधे से बनाया जाता है। किसके पौधे से बच्चों, भांग के पौधे से बनाया जाता है, इस बात पे विशेष ध्यान देना, ठीक है। चलो अगला देखो, बहुत मस्त वाला क्वेश्चन आपके सामने है, और इसको ये अब की बार आया है, पिछली बार कटा था बच्चों, तो इसको जरूर याद करना। जैव विकास से आप क्या समझते हैं, जैव विकास क्या है। जैव विकास में तुलनात्मक आकारिकी और तुलनात्मक कायिकी का प्रमाण बताना है। आपको हमने कई प्रमाण बताए कि देखो जैव विकास के बहुत सारे प्रमाण हैं। पहला नंबर आकारिकी होता है, दूसरा अनुवांशिकी होता है, कायिकी होता है, कोशिकी होता है, तो बहुत सारे प्रमाण हैं, तो आपको ये प्रमाण बताना है। अब देखो आकारिकी का मतलब ये, आकारिकी में समजातता समरूपता भी आता है, उसका उदाहरण इसमें याद रखना, समजातता समरूपता इस पर है, ठीक है बच्चों, ठीक है, इसमें समजातता समरूपता का उदाहरण आएगा। चलिए अगला देखिए, जैव उर्वरक में जीव सूक्ष्म जीव का प्रयोग जीव मंडल क्या है, ठीक है। हो ये क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है ना बेटा, अलग अलग है। देखो इसमें दो क्वेश्चन है, इस पे आता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से कट गया, ठीक है। जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीव का प्रयोग, पहले ये क्वेश्चन है, और फिर दूसरा जीव मंडल क्या है, बायोस्फीयर। दो क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना, इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों को अलग कर लेना, वो घ नंबर है, क्योंकि अभी देखो आगे चलेंगे ना बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है, ये वाला घ नंबर है बच्चों, ठीक है, ये वाला घ नंबर है, ये ग नंबर है। देखो आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दो क्वेश्चन, जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीव, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैंने समझाया कि जैसे अरहर की जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया, वो भी तो मतलब जो है मिट्टी में फर्टिलाइजर्स को बढ़ाता है। दूसरा नॉस्टाक एनाविना असिलोटोरिया, बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलाइजर्स माने उपजाऊ बनाते हैं इससे। बायोस्फीयर कई बार आया, जीवमंडल मतलब बायोस्फीयर की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखिए, घनैया है ना, बताया ना वही घा था। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, सगर्भता चिकित्सा समापन क्या है। MTP बच्चों, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी महिला अपने स्वेच्छा से या अस्वेच्छा से
कोख में बच्चे को मार सकती है। मारने का मतलब ये है कि मेडिकल यानी दवाइयों द्वारा उसको टर्मिनेट कर सकती है, जिसे एबॉर्शन के नाम से जानते हैं या सफाई करवाना नाम से जानते हैं हिंदी में। तो एबॉर्शन या कोख में बच्चे को मार देना, ठीक है, उसे ही कहते हैं MTP, सगर्भता का चिकित्सा समापन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है ये कब तक सुरक्षित माना जाता है बच्चों ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताओ कब तक ये सुरक्षित माना जाता है। तो ये 12 सप्ताह तक, ये कब तक सुरक्षित माना जाता है, तो 12 सप्ताह तक ये सुरक्षित माना जाता है। 12, अच्छा कुछ अलग 12 सप्ताह तक यानी कोख में बच्चे को मेडिकल के द्वारा दवाइयों के द्वारा मारा जा सकता है। 12 सप्ताह, समझ रहे हो। 12 सप्ताह के बाद थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है बच्चे को, माँ को भी, मतलब दोनों की डेथ हो सकती है या दोनों की तबीयत खराब होकर डेथ हो सकती है। तो कोख में बच्चे को मारना मतलब मौत के बराबर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें देखो सबसे मस्त क्वेश्चन आता है IVF क्या है, या इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं बच्चों। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पक्का याद रहेगा ना। इसे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसे IVF के नाम से जानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, आराम से लिख लोगे। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन बहुत मस्त है। बीटी कपास क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। बीटी फसल, बीटी एक प्रकार के जीव विष है। मैं बताया था कि बीटी बैसिलस थ्योरिनाइजिनेसिस ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कीटों के लिए जीव विष का काम करता है। अर्थात कीट जब इसको खा लेते हैं या उनके ये बैक्टीरिया उसके अंदर जाता है तो इनकी कुछ जीन होते हैं, क्राई AC1 और क्राई AB ना, 2 जीन होते हैं। और ये जीन क्या करते हैं, क्राई प्रोटीन बनाते हैं और उसके आंतों की दीवार में वो छिद्र कर देते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। अब अगर बीटी यानी बीटी मतलब होता है बैसिलस थ्योरिनाइजिनेसिस बैक्टीरिया, अगर इस बैक्टीरिया का जीन किसी पौधे में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ऐसे पौधे अब बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ही ट्रांसफ़र करेंगे ना। तो ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं, बहुत प्यारा नाम देते हैं, ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं, ऐसे पौधे को कहते हैं बीटी फसल। अब बीटी फसल पर्टिकुलर बहुत सारी बीटी फसल है, बीटी बैगन, बीटी टमाटर, बीटी आलू, बीटी बैगन, मक्का, गन्ना एक्सेट्रा। तो बीटी कपास पर टिप्पणी लिखना था तो मैं उसको बता दिया, क्राई वाला प्रोटीन, ठीक है। जीवमंडल क्या है, बहुत है यार, रिपीटेड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आ गया ना जीवमंडल, वही वाला रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट, बहुत मस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर वही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जीवमंडल वाला। देखो कितनी बार आया, 3 बार। चलो आगे, विलुप्त प्रजाति। देखो बच्चों विलुप्त प्रजाति क्या है, ठीक है। विलुप्त प्रजाति ऐसी प्रजातियां जो धरती पर से उनका अस्तित्व एकदम तरीके से ख़त्म हो चुका है, ऐसी जातियों को विलुप्त प्रजाति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, विलुप्त प्रजाति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग बताना। तो बायोगैस क्या होती है, मीथेन होती है, और इसमें उत्पादित वाले बैक्टीरिया का नाम यानी सूक्ष्म जीव का नाम है मेथेनोजेन ना। मेथेनोजेन बैक्टीरिया जो सेलुलोज को खाते हैं और बदले में मीथेन गैस छोड़ते हैं। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं ये जीव है। इसका पूरा आपको डैम बनाना है, डैम बना करके समझा देना, गोबर पानी को मिला करके उसमें डाल दिया जाता है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत मस्त क्वेश्चन, भयंकर क्वेश्चन आया बेटा, इसको ज़रूर याद करना क्योंकि ये पिछले साल नहीं था, इस साल ज़रूर आने वाला। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपाइडिन द्वारा दिए गए सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। AI ओपाइडिन जो पुस्तक लिखे थे द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, उन्होंने लिखा था AI ओपाइडिन। तो ओपाइडिन सिद्धांत आया और ओपाइडिन सिद्धांत को
मतलब जो प्रमाण करवाए थे स्टैनले मिरर, तो स्टैनले मिरर को भी नहीं भूलना है और ओपेरिन सिद्धांत की बातों को भी नहीं भूलना है। फटाफट लिख लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि भ्रूणपोष क्या है और इनके प्रकार। भ्रूणपोष क्या होता है? जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और जो भ्रूण को पोषण देता है 3 प्रकार के होते हैं, कोशिकी, ठीक है, केंद्रकी और हैवेलियस, 3 प्रकार के होते हैं, तीनों की याद कर लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट देखना। 7वां से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखो बच्चों, ये जो है अगर ये क्वेश्चन आता है तो तीनों लिखोगे तब 5 नंबर, या तो ये ही लिख दो तब 5 नंबर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कहते हैं 7वां जो क्वेश्चन नंबर है, बाघ परियोजना लिखना है आपको या बैगिंग लगाना है, इसको हेडिंग डालना है, अब विपुंसन, तीनों को आपको लिखना पड़ेगा तब 5 नंबर मिलेगा। या तो अथवा वाला कर डालो, सिर्फ एक है, लघु बीजाणु जनन क्या है, अब भ्रूण कोश निर्माण और इनका कार्य बताइए, यही है, ठीक है। लघु बीजाणु जनन को विस्तार से पूरा लिखना है, ठीक है। कहाँ तक लिखना है? भ्रूण कोश के निर्माण तक, उसकी संरचना भी बना देना, ठीक। तो ये या तो ये 5 नंबर का कर सकते हो या तो ये 3 टॉपिक कर लो। चलो, तो अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कहलाता है, या तो ये 3 पर टिप्पणी लिख दो या तो 1 पर लिख दो। ये देखो 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 5 नंबर का, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि एक 2 इसका कर लो, ये डेंगू और चिकनगुनिया और एक इसका कर दो, ऐसा नहीं करना, एक ही करना है आपको, ठीक है। डेंगू आ रहा है, चिकनगुनिया और कैंसर, तब आपको तीनों कर लेना है। अगर नहीं आ रहा तो यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं और इसको उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आसानी से कर सकते हैं। यौन संचारित रोग मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे अब देखो इसमें एड्स भी है, उसको लिख सकते हो, हार्पीज है उसको लिख सकते हो, ठीक है, सुजाक है उसको लिख सकते हो, बहुत सारे आराम से लिख सकते हो। यौन संचारी रोग से आप क्या समझते हैं? तो बहुत कुछ समझते हैं हम लोग, ठीक है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है बता सकते हो। अगला देखिए, अगले की तरफ हम लोग चलें तो अगला ये क्वेश्चन कहाँ पे गया, देखिए फिर 5 नंबर का आपके पास आएगा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। तो इस पर भी आपको ये या तो ये 3 पर टिप्पणी करना है, 3 पर। अब सब कहोगे सर 3 पे टिप्पणी करना, बच्चों अगर ये 3 पे तुम लोग टिप्पणी कर लोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएगा। डीएनए का प्रतिकृति यानी डीएनए का द्विगुणन या रेप्लिकेशन या प्रतिकृति के नाम से जानते हैं, ठीक है, बात द्विगुणन की है। तो चाहे डीएनए का प्रतिकृति, अनुलेखन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, या प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन, तीनों पे टिप्पणी लिख लो, या तो एक को लिखो 5 नंबर का गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, एकदम सिंपल है। इसमें परागकण बनता है, परागकण तक आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो फटाफट प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग फटाफट क्वेश्चन को करो सॉल्व, आपके पास टाइम बहुत कम है, 1-2 दिन की बात है और फिर पूरे जीवन तो सौगात है ना। तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके आगे मैं 6 मॉडल 6 वाला लाऊंगा, 7 लाऊंगा। 7 मॉडल पेपर जिस दिन पूरा होगा 28 तारीख को मैं आपके साथ 4 से 5 घंटे बिताने वाला हूँ, पूरे बायो का पूरा क्वेश्चन बताऊँगा। आप 28 तारीख को एकदम तैयार रहिएगा, 28 तारीख हमारे साथ, और आशीर्वाद सुबह 29 तारीख को सुबह फिर मिलेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल पेपर के साथ, ठीक है। वायरल पेपर तो समझ गए हो क्या है, तो वायरल पेपर के साथ हम लोग जो है मिलेंगे, आपको 70 में 70 दिलाएंगे, गारंटी है। चलो, लव यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने दोस्त तक शेयर करते रहो।